हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फिजिक्स की चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। तो ये हमारा एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो है जिसमें हम लोग पर्टिकुलर एक ही वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे, है ना। और इसके जो पीडीएफ हैं वो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर या इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप मेरे को वहाँ पर फॉलो कर लो, मेरे से अटैच हो जाओ, तो आपको ये जो कलरफुल ये आपको जो पीडीएफ है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। नोट्स आपको आप अगर बना सकते हो शॉर्ट में तो बना लो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप जो है लिंक से आप जो है डाउनलोड कर लो, या फिर चैनल पर आकर के टेलीग्राम चैनल वगैरह पर आकर के आप आसानी से ले सकते हो। मेरे साथ जुड़ जाओ, मतलब जो भी चीज़ें अगर अगर हम आपसे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें अगर अपलोड कर रहे हैं तो आप उनको वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस आपको जो है वीडियो को आसानी से समझते चलना है। हम लोग बहुत ही शॉर्ट टर्म में चीज़ों को समझेंगे क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इन सभी को फिनिश करना है। और नोट्स अगर आप बना सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, और थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले सर हम लोग जो बात करते हैं बच्चे, देखो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। क्या है, बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। क्या बोलता है कि द प्रॉपर्टी, मतलब एक मतलब मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करती है भाई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेज जो है क्रिएट होती हूँ। क्या चीज़ें क्रिएट होती हूँ? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेज क्रिएट होती हूँ ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो मतलब ये हमारी एक, ये बेसिकली किसकी वजह से होती है? चार्जेस की वजह से होती है। मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि कैसे कैसे चार्जेस हमारी अगर रेस्ट में है तो हम उसको स्टैटिक बोलेंगे। उसके बाद अगर वो मोशन में आ गई तो मोशन में वो दो तरीके का फिनोमेना शो करता है। सब बातें आप सब जानते हो ना। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। चार्जेस के बारे में बहुत ज़्यादा आपको कुछ समझना नहीं है। अब बेसिकली देखो, ये जो चार्जेस है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जल्दी जल्दी समझते चलते हैं। और इसकी यूनिट सिंपल सी बात है, सभी बच्चे जानते हैं कि कूलाम से ही होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सी के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आखिर हम हमारे पास मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो जनरली आपकी जो सिलेबस में है वो है इंडक्शन मेथड, है ना। कौन सा मेथड है? इंडक्शन मेथड है। अब करते क्या है, देखो बहुत ही सिंपल सा स्टेप मैंने आपको बताया है। करते क्या है इंडक्शन में कि हम चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ध्यान से इस वर्ड्स को समझो, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चार्जेस का, ठीक है ना। अब जिसकी वजह से देखो होता क्या है, जैसे मान लो, देखो एक सिंपल सा फिनोमेना आप मेरे समझना है यहाँ पे। देखो ये आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में देखो मैंने क्या कहा कि मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट थे। ये मेरे पास, ऐसे समझो कि मेरे पास ये जो ए और बी हैं, दो ऑब्जेक्ट है ना। ध्यान समझना इस बात को थोड़ा सा आप लोग। ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ए एंड बी। तो अभी क्या होगा कि अभी मतलब इनमें चार्जेस, मतलब ऐसे मान लो कि अगर ये अभी सेपरेट होते हैं तो मैं अलग अलग होती हैं। हमने इनको ऐसे क्या कर दिया, आपस में हमने टच करा दिया। और जब टच कराया तो क्या हुआ, इनमें चार्जेस का जो है फ्लो होना कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। अब देखो, अब क्या हुआ कि भाई चार्जेस का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में इन, मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, इन दोनों स्फीयर्स में इक्वली क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। अब हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ हमने एक प्लेट ले आया। ठीक है, एक ऐसा प्लेट जिसके पास ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज था। अब देखो होगा क्या, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो सोचो क्या होगा, इसकी तरफ माइनस 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 ढेर सारे इसकी तरफ चार्जेस आ जाएंगे। और जो अपोजिट चार्जेस होंगी इस पूरे स्फीयर में, वो इधर की तरफ भाग जाएंगी। यही तो होगा ना, बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद स्टेप थर्ड में देखो क्या किया हमने, फिर से इन दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है भाई, जब अलग कर देंगे तो देखो क्या होगा, हमारे पास जो नेगेटिव चार्जेस वाली जो प्लेट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस पूरे के ऊपर क्या हो जाएगी, इस पूरे के ऊपर नेगेटिव 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 चार्जेस हो जाएंगी। और इसके ऊपर कैसे चार्ज हो जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने दो स्फीयर को निगेटिवली चार्ज, और हमने मतलब हमने एक स्फीयर को निगेटिवली और हमने दूसरे वाले स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज, इस तरीके से हमने चार्ज कर दिया। तो यही तो है ना, आ रही बात समझ में। सिंपल सा काम है और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं चार्जेस की। तो चार्जेस जनरली क्या होते हैं, जो जैसे आपको पता है कि दो तरीके की जनरली चार्जेस होती हैं। एक आपकी होती है लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस जैसे कि प्लस, जैसे कि देखो लाइक चार्जेस में जैसे क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस है। एक मिनट, कुछ उल्टा लिख दिया है मैंने, लाइक चार्जेस। ठीक है, देखो लाइक चार्जेस में क्या होगा, जैसे प्लस प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस होना चाहिए भाई, ये उल्टा लिख दिया मैंने। और लाइक चार्जेस जैसे कि माइनस माइनस है, यहाँ पर माइनस कर लो। तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करती हैं, ये दोनों एक दूसरे को आपस में रिपेल करती हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की, तो अनलाइक चार्जेस देखो क्या होती हैं, ये दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करती हैं हमेशा। वो या तो आपका प्लस माइनस हो सकता है,
ठीक है। अच्छा, लाइक चार्जेस में वो आपका प्लस प्लस या तो आपका माइनस माइनस हो सकता है। बेसिक सी बातें समझते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? यहाँ तक तो क्लियर ही है ना सारी बातें? ओके। देखो, कुछ और प्रॉपर्टी जनरली ये भी कहा जाता है कि जो चार्जेस हमारी होती हैं वो कंजर्व होती हैं। कंजर्व होने का मतलब है कि हम उनको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमने कोई चार्जेस प्रोड्यूस नहीं किए हैं। बात को समझना, यहाँ पर हमने चार्जेस प्रोड्यूस नहीं किए हैं, वो उस मटेरियल में पहले से ही थे। हमने बस क्या किया, हमने एक मेथड अप्लाई करके उन चार्जेस को अलग अलग कर दिया, पॉजिटिव चार्जेस को अलग कर दिया और निगेटिव चार्जेस को अलग कर दिया है। ठीक है, टेंशन नहीं लो भाई, ध्यान समझते चलो। अब जैसे ही देखो, ये जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो आप नोट से इनको फिर से दोबारा रीड करना है, अच्छे से रीड करना। उसके बाद जब हम इनके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आप देखना मोस्टली क्वेश्चन आपको इस नोट्स में से दिखाई देंगे। ट्रस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए और देखना, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी नोट्स में से नजर आएंगे। ठीक है, चलो। तो ये हमने बात कर ली प्रॉपर्टीज। ओके, कुछ और प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, सबसे पहले बात, यहाँ पर हमने हमने बेसिकली कुछ प्रॉपर्टी देखी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्जेस को फर्दर हम अलग नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है ना, कि अगर एक चार्जेस है, ठीक है, तो उसका हम हाफ नहीं कर सकते। दैट मीन्स चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स। मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होती है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। लेकिन बोलो हाफ, 10 एंड हाफ, 12 एंड हाफ, 100 एंड हाफ, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, सिंपल सा मतलब। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, जहाँ पर एन आपको पता है नंबर ऑफ आपके जो है चार्जेस हैं, और ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, और ई क्या है, पर्टिकुलर उस चार्ज पर, मतलब उस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। कहने का मतलब हम जो ई की जो वैल्यू लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कितने लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
हम लोग क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। आ रही बात समझ में? ये थोड़ा बहुत ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके किसका, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की, ठीक है। ओके, अच्छा उसके बाद एक टर्म आप ये भी याद रखना कि जो आइडिया जो सबसे पहले दिया गया था ना क्वांटाइजेशन का, वो किसके थ्रू दिया गया था, वो दिया गया था फैराडे के थ्रू, ठीक है। ओके, देखो बच्चे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कूलाम्स लॉ की। सिंपल सा बात है भाई, कौन नहीं जानता कूलाम्स लॉ को। सबसे पहले भाई हमारे जो है न्यूटन का जनरली आइडिया था कि भाई तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में क्या किया था, फोर्सेस को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब उसी को देख करके भाई कूलाम्स भी जो है कहें कि नहीं ठीक है, अगर भाई दो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में अगर न्यूटन मतलब है ना जो F=G m1 m2 वाला जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11 में, तो उसी तरीके से कूलाम्स ने भी सोचा क्या कि भाई अगर बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के बीच अगर फोर्सेस लग सकती हैं तो वैसे ही दो छोटे छोटे चार्जेस के बीच भी क्या कर सकती हैं, फोर्सेस लग सकती हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, है ना, इनके बीच भी क्या हो सकती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। अभी हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे। तो ये वही चीज़ है, इट इज़ द स्टेटमेंट अबाउट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना, कि दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्सेस एक्ट हो रही है, ये वही है आपका स्टेटमेंट है। देखो अब इसके रिगार्डिंग देखो बोला क्या गया, कुछ नहीं, सिंपल सी बात बताई गई। इसमें भी वही कहा गया क्या, एक मिनट, देखो इसमें वही कहा गया कि द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस वैरीज इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली समझने की थोड़ी सी कोशिश करो, कह रहा ना कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसे वैरीज करेगी, इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड, अच्छा पहली कंडीशन ये बनी, है ना, पहली कंडीशन ये बनी कि जो फोर्सेज है उनके डिस्टेंस के कैसी होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और कैसे, स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। दूसरी बात, जो फोर्सेज होगी वो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। द फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। तो बहुत बच्चों को तो मतलब कहने का मतलब ये क्या है सर, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये सब सारी चीज़ें इतनी बार बच्चे पढ़ लिए होंगे कि हाँ सर याद ही हो गया। अब यहाँ से देखो समझने वाली बात क्या है, यहाँ से बच्चे समझने वाली बात होती है ना क्या, कि इस के की वैल्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा तो मतलब के की वैल्यू कहने का मतलब है कि यहाँ से इसकी डायमेंशन पूछ लेगा, यूनिट्स पूछ लेगा, तो ये सब बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा गलती करते हैं। तो आपको कोशिश करो कि आप इनको याद रख लो, नहीं याद रख सकते तो देखो बना भी सकते हो। कैसे, तो आपने कहा सर दोनों को हमने आपस में इक्वल रख दिया, तो फाइनली हमें F= क्या मिल गया, Q1Q2/r², जहाँ पर हमारी जो के है वो क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये जो के की जो वैल्यू है वो बेसिकली डिपेंड करती है किस पर, नेचर ऑफ मीडियम पर एंड
नेचर ऑफ मीडियम पर, जनरली ये नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, कि भाई दो चार्जेस हैं, तो चार्जेस के बीच में मीडियम कैसा रखा गया है, वाटर रखा गया है, एयर रखा गया है, कुछ भी नहीं है, क्या है, केरोसिन ऑयल है, क्या है, तो जनरली ये इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 इंटू सॉरी 1/4πε0, और इस पूरे की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना, इस पूरे की वैल्यू हम बात कर रहे हैं, इस पूरे की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹। अब कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी आप इसका यूनिट निकालना सीखोगे, कैसे निकालते हैं, बड़ा ही सिंपल सा काम है। आपकी को यहीं पर देखो छोड़ दो, क्लियर सी बात है, इस f को यहाँ पर छोड़ दिया, r स्क्वायर को इधर भेज दिया, Q1 Q2 को उसको अपॉन, इसकी मतलब इसके अपॉन में कर दिया, है कि बात नहीं, बात बताओ, ये समझ में आ रही बात, ठीक है। Q1 Q2 इसके क्या कर दिया, अपॉन में कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से न्यूटन, और r इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर है इतनी बात, बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं चल रहे हैं। देखो करना क्या है यार, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टिक लगाने, ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव टिक लगाने हैं, तो भाई कैसे लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, जब तक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक कैसे लगाओगे। और पढ़ लो, ठीक है, इस चीज़ को आप पढ़ करके देख लो, आप ट्रस्ट करो, आप मोस्टली क्वेश्चन देखो कर पाओगे, कराएंगे क्वेश्चन इसके बाद कराएंगे, है ना। पहले हम इस चैप्टर को देख लेते हैं कितने समय में फिनिश होता है, उसके बाद हम कराएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है डायमेंशन ऑफ के, निकाल सकते हैं। चलो थोड़ा सा आप जो है वीडियो को पॉज करके के की डायमेंशन निकालने की कोशिश करो। जैसे आपने कहा ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो निकाल सकते हो ना, न्यूटन की जगह रखो, फिर उसके बाद आर स्क्वायर की वैल्यू रखो, मतलब मीटर का स्क्वायर, उसके बाद कूलम का स्क्वायर 80, ध्यान रखना एक कूलम का क्या होता है 80 होता है। क्लियर है बात, इतनी बातें तो क्लियर है ना बच्चे लोग, हाँ जी, कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे, ठीक है, ओके। तो डायमेंशन ऑफ के हम इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म आया था, जैसे हमने ये जो फॉर्मूला हमने जो देखा था ना, यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म आया था, क्या ये हमारे पास एक और आया था वन, देखो हमने जो ये फॉर्मूला देखा था 1/4πε0 ε0, तो ये जो ε0 है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, ε0। और ये जस्ट हमारे क्या होता है के का जस्ट अपोजिट, याद रखने की एकदम आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने के का आपने अगर निकालना सीख लिया तो आप ε0 का जस्ट अपोजिट कर दो के का, है कि नहीं, क्योंकि आप ये देख रहे हो ना के इज इक्वल, आपने क्या कहा, आपने कहा ना 1/4πε0, तो देख रहे हो ना भाई 4π का तो कोई डायमेंशन कोई यूनिट तो होगा नहीं, तो अब अगर ε0 का निकालो तो ये इधर चला जाएगा और ये के इधर आ जाएगा, तो दैट मीन्स जस्ट अपोजिट ही तो है। क्लियर है बात, बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसका निकालना चाहोगे तो देख लो कितना हो जाएगा, m-1 l-3 t के पावर 4 और a के पावर +2 हो जाएगा। मैंने कहा कि जस्ट अपोजिट, जो माइनस में उसको प्लस में कर दो, जो प्लस में उसे माइनस में कर दो। क्लियर है ना, ओके, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ से ये भी ध्यान रखनी है कि परमिटिविटी जितनी ही ज़्यादा ग्रेटर होगी और फोर्स हमारा उतना ही ज़्यादा कम होगा, क्योंकि देखो ये अपॉन में है, ठीक है, ये क्या है ε0 क्या है, अपॉन में है ना, तो परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक, फोर्स उतना ही कम होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आखिर इनके बीच कुछ तो डिसिमिलैरिटी होगी। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये किसी दो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के थ्रू, या कोई तो छोटा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उनके थ्रू जो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, जिसको हम लोग जिसमें हम लोग बोलते थे, हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ करते थे, कैपिटल जी जिसको हम लोग बोलते थे, है ना। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई इन दोनों में आखिर क्या फ़र्क है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन ने दिया और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं चार्जेस की वजह से, तो इन दोनों में क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। पहली चीज़, वो हमेशा कैसी होती है भाई, अट्रैक्टिव नेचर की होती है, ठीक है, वो हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है। लेकिन ये आपकी जो अगर हम बात करें चार्जेस की, तो चार्जेस दो तरीके की होती है ना, प्लस माइनस, और है ना, तो अब उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो सकता है, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है और उनके बीच में रिपल्सन भी हो सकता है। क्लियर है। अच्छा, एफ जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। अच्छा देखो, जो एफ जी है ना वो डिपेंड नहीं करता कि भाई वैक्यूम है कि क्या है। जैसे अगर आप अपने रूम में हो और अर्थ है या मान लो कोई दूसरा प्लेनेट है, तो हर ये कहा जाता है कि देखो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाई करती हैं। वो चाहे एक छोटी सी छोटी चींटी हो, बड़ी से बड़ी कोई भी, चाहे जितनी भी बड़ी प्लैनेट हो, हम एक प्लैनेट की पूरे के पूरे एक प्लैनेट की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो
ये जो एफ जी है वो पर्टिकुलर किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, कि भाई इसके बीच में मीडियम क्या है, वैक्यूम है कि क्या एयर है, वाटर है, क्या है, इस पर ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि जो एफ ई है ना, एफ ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एफ ई का मतलब ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जो एफ ई है वो पर्टिकुलर नेचर पर डिपेंड करता है कि भाई कोई भी अगर दो चार्जेस रखी गई हैं तो वो दो चार्जेस हैं कहाँ पर, है ना, एयर में है, वैक्यूम में है, कहाँ पर है, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एफ ई है ना वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर होता है एफ जी के कंपैरिजन में। मतलब एफ जी जो है वो एफ ई के कंपैरिजन बहुत ही छोटी है। कितनी छोटी, चलो तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे, तीन चीज़ें। पहले हम लोग बात करते हैं एफ ई, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। अगर हमारे पास दो प्रोटॉन है, ठीक है, तो ये देखा गया कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो एफ जी का कितना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, 10⁻36 टाइम ग्रेटर दैन एफ जी है। सिमिलरली अगर हम दो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये कितने टाइम्स होता है, 10⁻43 टाइम्स ग्रेटर दैन एफ जी होता है। एंड इसी तरीके से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और अगर हम एक प्रोटॉन की बात करें तो ये कितना होता है, 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर दैन एफ जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस पूरे चैप्टर के। अगर हो सके ऑब्जेक्टिव में अगर दे देगा तो आपको ऐसे टिक लगाना पड़ेगा, है ना। वैसे इसको करने का मैंने तरीका भी बताया था, अगर आपने देखा होगा इसके लॉन्ग वर्जन वाले अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से हम लोग ये निकालते हैं, 36 टाइम कैसे निकालते हैं, 43 टाइम कैसे निकालते हैं और 39 टाइम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया था। बट वहाँ डिटेल में नहीं जाना, सिंपल आपको बस टिक लगाना है। क्लियर है, चलो, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, आ रही बात में बहुत ज़्यादा हम लोग फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, बोलो बोलो, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, है ना। ठीक है, देखो जैसा भी होगा आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि सर बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हो या फिर नहीं। ठीक है सर, अगर हमें कंप्लीट करना है भाई 1 महीने के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इतना सर ज़रूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चे लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स ई। अब होता क्या है भाई, तो कुछ नहीं है, ये क्या है, एक रीज़न है। जैसे आपने चार्जेस को रखा, आपने ये चार्जेस रखा, आपने एक प्लस चार्ज रखा, आपने एक नेगेटिव चार्ज रखा, तो चार्जेस अब क्या है, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर ये एक दूसरे को अगर रिपेल कर रही हैं, तो उसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मतलब RESON वाला रीज़न है ना, कारण जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये चारों तरफ अपने एक रीज़न क्रिएट कर रही हैं, हाँ, क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न क्रिएट कर रही हैं और उसी रीजन में आने की वजह से ये जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट या एक दूसरे को आपस में रिपेल कर रही हैं। क्लियर है बात। तो हम उस रीजन में आएंगे तभी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन का एक्सपीरियंस्ड होगा। उन चार्जेस के रीजन में आने पर ही ये फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, ये सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट डेवलप्ड किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये दिया गया था फैराडे के थ्रू। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई हम कैसे पता करें कि कितना ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो ई इज इक्वल टू होता है क्या, कैसे मेजर करते हैं, फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज की बात करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात। चलो आप इसकी यूनिट सिंपल सी बता सकते हो, क्या क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। भाई एफ का होता है न्यूटन, अपॉन चार्ज का होता है कूलम। डायमेंशन निकाल सकते हो, न्यूटन का तो आपको पता ही है MLT-2 और कूलम का आपको पता है AT। ध्यान रखना कूलम का होता है बच्चे AT, ये याद रख लो, ठीक है, लिख लो कहीं पे इस चीज़ को आप। तो देखो कितना हो जाएगा, MLT-3 A⁻⁻1। क्लियर हुई बात। ओके, देखो याद रखना है, अगर आप इनको पढ़ रहे हो तो कोशिश करो नोट्स डाउनलोड कर लो, चाहे आपको जहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपको लिंक में सारी की सारी डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें अवेलेबल कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो और बस पढ़ाई में लग जाओ, पढ़ लो इतना। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे फिर देखना आपको हो गया यस सर, आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं सभी में से मैच कर रहा है, सभी में से मैच कर रहा है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स की भी हम लोग बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को कराएंगे तब, बट अभी नहीं, है ना। जल्दी से हमें इस चैप्टर के सारे टॉपिक को फिनिश करना है इस एक वीडियो में, ठीक है। ओके बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग टर्म्स की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर मान लो जैसे मैंने कहा कि सर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज के थ्रू हमें अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है, पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है सर निकालते हैं। होता क्या है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। जनरली करते कुछ नहीं है, मेरे पास मान लो मैंने कहा कि सर
मेरे पास एक यहाँ पर पॉजिटिव या कोई भी एक नेगेटिव चार्ज था, और इस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के थ्रू हमें इस डिस्टेंस पर हमें एक, ये सब आपको याद आ रहा होगा है ना, इस डिस्टेंस पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें इंटेंसिटी निकालनी है। और यहाँ पर हम लोग क्या सा लेते, यहाँ पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, मतलब बहुत ही छोटा सा चार्ज, नेग्लेजिबल चार्ज। तो क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला मिलता है, E = 1/4πε0 Q/r²। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू आपको कितनी रखनी है, बताओ कितनी रखनी है, 9 × 10⁹ ठीक है। और आप सब वगैरह यूनिट वगैरह भी जानते हो अच्छे से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ। ये जो देखो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना, ठीक है। अब तो जनरली कुछ हम लोग इनके प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इनकी बेसिक सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किनकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। वैसे तो ये इमेजिनरी होती हैं, पहली बात आपको क्या समझनी है कि ये लाइंस जस्ट इमेजिनरी होती हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। तो वही देखते हैं। चलो अब देखो, ये कहा गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई भी पॉजिटिव, ध्यान से बात को समझना, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है, ठीक है। तो इट ओरिजिनेट एट पॉजिटिव, देखो यहाँ से ओरिजिन हुई है और ये बाहर की तरफ जा रही है ना, बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, या जिसको आप लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हो, वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। क्लियर है। अच्छा, दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ये आपका पॉइंट है कि इट डज नॉट क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, देखो इलेक्ट्रिक हमारी जो फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर वो एक दूसरे को अगर वो क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस कर रही है मतलब कि इस मतलब ऐसे समझो, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर दो चीज़ें अगर एक दूसरे को अगर क्रॉस कर रही हैं, मान लो यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस करी वहाँ पे मैंने अगर एक सरफेस ले लिया, तो यहाँ पर देखो अब इस सरफेस पर दो डायरेक्शन, एक ऐसे डायरेक्शन मतलब एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो भाई कैसे पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो या तो ऐसे होगी वो या तो ऐसे होगी, तो इसलिए कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, किसी भी पॉइंट में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। ये वही चीज़ है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारी होती है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो होती है, ई जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है कहाँ, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। मतलब एक ऐसा रीज़न समझो, जैसे देखो हम इसको आपको बताते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो इस लाइन को थोड़ा सा समझना, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसे था, ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एक मिनट रुक जाओ, देखो हमने कहा कि मान लो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर मान लो हमने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, और मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है। हम कहें कि इन तीनों पॉइंट्स में से किसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये कहता है कि भाई देखो, जहाँ पर लाइंस जो लाइंस है वो बहुत ज़्यादा अगर क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो वहाँ पर जो ई होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर फर्दर अपार्ट होंगी, मतलब कि जहाँ पर डिस्टेंसेस, इस लाइन के बीच की डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बहुत ही क्या होगी, वीक होगी, ठीक है। तो क्राउडेड वाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और अगर लाइंस अगर फर्दर अपार्ट है बहुत ज़्यादा, तो उस वाले पॉइंट पर हमारा जो ई है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने रिगार्डिंग देख ली, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रिगार्डिंग हमने देख ली, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। नाउ देखो बच्चे, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम की। देखो इसको हमने बाद में लिखा है इसलिए क्योंकि जो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम है वो हम दोनों के लिए लगाएंगे, दैट मीन्स हम अपने फोर्स के लिए लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए भी लगाएंगे। कहने का मतलब ये हम जनरली भी आगे भी आप देखोगे जब आप नेक्स्ट वाले चैप्टर में जाओगे, तो फोर्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, फ्लक्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, ई के लिए यूज़ करेंगे और पोटेंशियल के लिए भी यूज़ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में, हम दो चीज़ों की केवल बात करेंगे, फोर्स के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, ये होता क्या है, तो कहने का मतलब है कि अगर एक साथ मतलब मान लो आपने कहा कि मेरे पास सर को ये एक चार्ज है, ठीक है, अब इस एक चार्ज पर, इस सिंगल चार्ज पर क्या हो रहा है, ढेर सारे जो है मतलब यहाँ पर एक दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, ठीक है, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ चार्ज, nth चार्ज ऐसे जो है वो रखे गए हैं। तो हमने कहा कि सर अब इस पर हमारा जो ओवरऑल, अगर हम इस चार्ज Q1 पर
बात को समझना ध्यान से। इस चार्ज Q1 पर अगर हम ओवरऑल अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। दैट मीन सारे के सारे फोर्सेज हम पहले इन दोनों के थ्रू निकालेंगे कि ये वाला जो Q2 है ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, इवन वो चाहे प्लस में है। देखो अगर फोर्सेज, कहने की बात है कि अगर मान लो अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों प्लस में है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या करेंगे हम सभी का इंडिविजुअल, सभी का इसके मतलब इस वाले चार्ज का इस वाले चार्ज पर, इस वाले चार्ज का इस वाले चार्ज पर हम क्या करेंगे, हम फोर्सेज निकालेंगे, है ना। सिमिलरली यहाँ से यहाँ हम इनके बीच की फोर्सेज निकालेंगे कि इनके बीच में कितना फोर्सेज है, इनके बीच में कितना फोर्सेज है, इनके बीच में कितना फोर्सेज है, और सभी को निकाल करके आपस में ऐड कर दिया तो दैट इज़ वही हमारा क्या कहलाता है, क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो फोर्सेज के लिए भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी है। क्लियर है इतनी बात? देखो ये वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल समझो है क्या ये एग्जैक्टली क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ढेर सारे चार्जेस को के वजह से पर्टिकुलर किसी एक सिंगल चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है या फिर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये हमारा आता है सुपरपोजिशन थ्योरम के रिगार्डिंग। क्लियर है? तो F1 इज इक्वल टू, अगर मान लो इसको हम निकालना चाहते तो देखो कितना हो जाएगा, F12 मतलब इसका मतलब इसके ऊपर इसके थ्रू, इसके ऊपर इसके थ्रू, फिर से इसके ऊपर इसके थ्रू, इसके, है ना, इस तरीके से। तो F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डैश 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 F1n, है ना, ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, अब मान लो हमने कहा कि अगर मेरे पास अगर एक ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं और कह रहा है कि ये दो चार्जेस पर्टिकुलर किसी एंगल पर रखे गए हैं, तो हम क्या सिंपल सा उनके हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएं, बहुत आसान है, वही लगाना है। कैसे लगाना है, तो सिंपली E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, हवा हवा जा रहा होगा सब। ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी करते हैं क्वेश्चन करते हैं तो आपको सब मज़ा आएगा, और आई होप कि मैंने इसके पहले कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं। ठीक है, तो हम सोचे कि नहीं चलो फिर से ही अब कर देते हैं, क्या मतलब है उतना छोड़ करके हम कहें कि एक ही वीडियो में सारा का सारा हो जाए। देखो नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चार्ज अगर कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा हम अगर फॉर्मूले की बात करें, मतलब जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स जो क्रिएट होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू 1/4 Q इंटीग्रेशन ऑफ Q1 dQ अपॉन R स्क्वायर। और R कैप, यहाँ पर R कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। पर्टिकुलर ये यूनिट वेक्टर दिखाता है क्या, डायरेक्शन की बात होती है। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स जो है वो लग रहा है। और आर कैप का मतलब होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। मॉड ऑफ वेक्टर आर कहने का मतलब ये हमारा ये मैग्नीट्यूड है। आपको पता है कि हम ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में करके निकालते हैं, याद आया? ठीक है, आएगा तो अभी देखेंगे। अच्छा, तो ओवरऑल ये सब इतनी बातें आपको नहीं ध्यान रखनी है। मेरी बात सुन लो ध्यान से बच्चे। ये बस जनरली बता रहा है कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से रहा है, इस आपको इतना नहीं सीखना है। सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्लियर है? ये फॉर्मूला ध्यान रखो, समहाउ ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स पर आ जाते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, मतलब कि जो चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने तरीके से हो सकता है। तो 1D मतलब 1 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन हो सकता है, या 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। देखो 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज कहने का मतलब केवल बहुत ही पतली सी हमने कोई एक, मान लो हमने एक रिंग ले ली, एक मतलब बहुत ही जो थिनेस्ट हो। ठीक है, उसमें कोई विड्थ नहीं हो, उसमें कोई जो है ऐसे कह लो कि इसमें कोई विड्थ ना हो, उसमें कोई हाइट नहीं हो, है ना, बस वो एक लीनियर है। ठीक है, बहुत ही पतली सी लेंथ की है। तो जनरली देखो 1 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी बात है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आपको जो है नोटेशन याद रखना है, लैम्डा, सिग्मा नहीं, क्या होता है भाई, इसका होता है आपका लैम्डा, है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिंबल्स होता है वो क्या होता है, लैम्डा। ये ठीक है, बात आ रही समझ में? होता क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर से देखो मतलब है लीनियर, है ना, लीनियर है ना, ध्यान से मेरी बात सुनो ना, लीनियर है तो लीनियर का मतलब क्या होगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिंपल dQ/dl, या सिंपली आप बोल दो Q/L। क्लियर है? डायमेंशन बता सकते हो, अगर आपको यूनिट पता है तो डायमेंशन बता सकते हो। कुलाम पर मीटर है तो कुलाम का हो जाएगा 80, मीटर का हो जाएगा m। देख लो आ रही भाषा में। कुछ इस तरीके से आप चाहो समझ सकते हो कि आपका एक, मान लो बहुत ही एक पतली सी कोई एक जो है आपकी एक वायर थी,
जो है ना रिंग शेप में भी आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इस पॉइंट पर हम लोग जो है हमने कहा कि इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो कंटिन्यूसली मतलब कंटिन्यूस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली अमाउंट में क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें जो है निकालना है कि एग्जैक्टली इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मतलब कि आखिर जो इनका जो लीनियर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट मीन्स लैम्डा की जो वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी एल या क्यू बाई एल। लीनियर वाले में देखो कुछ नहीं करते, हमेशा आप ऊपर में चार्ज को रखो, अगर लीनियर बोलता है तो लेंथ से डिवाइड करो। अगर हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर एरिया को कंसीडर करते हैं, अब हम ये मान करके चलेंगे कि अब वो एक लीनियर नहीं है, उसके पास लेंथ है और उसके पास विड्थ है, ठीक है, देखो समझो लेंथ और विड्थ, तो लेंथ और विड्थ मिला करके क्या बनता है, एरिया ही तो बनता है, ठीक है। 2D में हम बात करेंगे, 2D में मतलब लेंथ में भी चल रहा है और कुछ विड्थ में भी चल रहा है, तो ठीक है, तो क्यू बाई ए से डिवाइड कर देंगे। कहीं कहीं किसी बुक में ए लिया गया है, कहीं कहीं किसी बुक में एस लिया गया है, तो ये सब बात हम लोग आगे देखते हैं। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा तो किसे डिवाइड कर दोगे, सिंपल सी बात है बता दो, वी से डिवाइड कर दोगे, है ना, बड़ा ही आसान है भाई, समझो मेरी बात को, और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करो घर पर। देखो मान लो अगर मैंने कहा कि मेरे पास अगर एक कर्व रिंग है, बहुत ही थिन है, जिसके पास केवल लेंथ है, लेंथ के अलावा और कुछ है ही नहीं, है ना, और हमने मान लिया कि मान लो ये आर रेडियस की, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी आर है, ये एक मान करके चल रहे हैं, तो क्या होगा, क्या आप बोलते हो, चार्ज अपॉन लेंथ। तो लेंथ क्या लोगे भैया, जैसे आपने अगर एक ये सर्कल बनाया, ये सर्कल केवल बहुत ही थिनेस्ट सर्कल है, ठीक है, तो अब इसकी जो लेंथ है वो क्या लोगे, 2 पाई आर सरकमफेरेंस, नहीं तो लोगे, कहने का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक की आप डिस्टेंस ही तो लोगे 2 पाई आर, क्लियर है। तो देखो उसी वाले फॉर्मूले पर है, मेन आपका फॉर्मूला है क्यू अपॉन एल, और एल की जगह यहाँ पर क्या रख दिया गया, 2 पाई आर, सिंपल। जिस भी शेप का होगा आप उसकी पर्टिकुलर, आपको तो उसका शेप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्लियर है बात। अच्छा, अगर देखो हम लैम्डा यहाँ से निकाले, मतलब हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल दिया, ध्यान रखना लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब लैम्डा, अगर हमने देखो लैम्डा निकाल लिया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरली यही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल अपने इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें कि टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो एफ एल मतलब भाई लीनियर चार्ज की वजह से निकालना है, तो देखो हम लोग क्या कहेंगे, एफ एल कहेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 और क्या जनरली हम लोग बोलते हैं क्यू, मतलब ये जो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला देखा था, ठीक है, क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, अब हमें यहाँ पर ये पता है कि सिंस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, जस्ट अभी हमने इसके जस्ट पिछले वाले पेज में देखा ना, डी क्यू बाई डी एल हमने देखा। तो यहाँ से क्या करो, अगर हम इस डी क्यू को यहीं पर छोड़ दें और इस डी एल को इधर भेज दें, तो लैम्डा डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। तो क्या कर दिया हमने, यहाँ से इस डी क्यू की जगह हमने रख दिया क्या, लैम्डा इंटू डी एल, तो ये हमारे आ जाएगा फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, जो भी हमारा फोर्स है वो हमें मिल जाएगा, ओके। अच्छा, अगर आप फोर्स निकाल सकते हो तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स यानी कि आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, तो एफ एल रखना पड़ेगा अपॉन क्यू नॉट रखना पड़ेगा, क्लियर है बात। तो देखो जब आप इसमें रखोगे, ये बताओ, जब आप इसमें रखोगे तो अपॉन में मान लो यहाँ पर आपने किया था क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल, तो क्यू अपॉन 4πε0, है ना, दैट मीन्स ये क्यू नॉट से देखो, ये क्यू नॉट यहाँ पर आप रखोगे ना, क्यू नॉट यहाँ पे है ना, क्यू नॉट, बात मेरी आ रही समझ में, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4πε0 और इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लो अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपने तो आप कहोगे सर हमें तो सर केवल ये वाला फॉर्मूला पता है, ठीक है, फिर चला जाएगा ना, इसलिए कह रहे हैं कि इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ई का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब सारी बातें। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने आपसे कहा कि अब हमारा जो चार्ज है वो पर्टिकुलर किसी एरिया, है ना, हम अब एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, सिंपल सा मतलब है। अपॉन में अगर एरिया आ गया तो आपका हो गया वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स 2 डायमेंशनल, है ना। तो इसको हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, हाँ, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। लीनियर वाले को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू सेम वही कहानी है, देखो आप ऊपर हमेशा चार्ज को रखो, और अपॉन में अब कह रहा है कि सरफेस है तो अपॉन में एरिया रख दिया जाए, तो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी एस से, तो डी क्यू बाई डी एस। बताओ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, कूलाम पर मीटर, सॉरी रात का समय है ना, तो
ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं। ओके, चलो देखो, आ रही इतनी बात समझ में? इतनी बातें आपको समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। देखो, ओके, देखो, बहुत इजी है भाई। तो हमें लग रहा है कि बहुत फास्ट चल रहे हैं। आप प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है ना, कि हाँ सर ये सही है या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए वरना फिर सो जाएंगे। नहीं, एक मिनट। ओके, पानी पीने के बाद भाग जाती है नींद, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। अगर आपको ज़रूरत है, मतलब जाए तो छोड़ो, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर फिनिश करते हैं यार। ओके बच्चे लोग, देखो, तो डी क्यू बाई डी एस कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है इसका यूनिट। ये कुछ ऐसी बात करें, हमने एक एरिया ले लिया, हमने कोई ऐसा शेप लिया जिसके पास कुछ एरिया है, मतलब लेंथ भी है और विड्थ भी है, लेंथ भी है और विड्थ भी है, और हमने इसके चारों तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। तो इस केस में हमें जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, डी क्यू बाई डी एस। अगर हम किसी एक ऐसे रिंग को लें, ध्यान से मेरी बात समझना, जिसके पास कुछ लेंथ हो और विड्थ भी हो, तो देखो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, चार्ज अपॉन एरिया। ध्यान से समझो, चार्ज अपॉन एरिया। अगर आपसे बोलता है सर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कहने का मतलब क्यू, ठीक। एरिया कहने का मतलब ये बताओ, आपने कहा सर मेरे पास एक स्फीयर है, स्फीयर है ना, स्फीयर है ये, स्फीयर, ठीक है। और एक ऐसा स्फीयर है जिसके पास क्या है, समथिंग कुछ एरिया है। तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr²। यही तो आप लेते हो, 4πr²। ओके, सिमिलरली आप क्या यहाँ से देखो क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल सकते हो, एफएस। सेम वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, Q0/4πε0 और इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ, ये कहाँ से आ गया सिग्मा, जस्ट लाइक लीनियर वाले की तरह हुआ, ठीक है। अगर नहीं बात समझ में आई तो देखो, इसलिए मैंने लीनियर वाले को मैंने डिटेल में किया था, फिर तब जाकर के मैंने इस वाले को डायरेक्टली ऐसे कर दिया। तो सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस, क्लियर है। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, 1/4πε0। देखो क्योंकि सिग्मा नॉट से यहाँ वाला जो एक बार जो सिग्मा नॉट आप यहाँ भी तो लिखोगे ना, क्यू नॉट है ना ये, तो इस एफ एस की जगह यहाँ पर एक सिग्मा नॉट आएगा, सॉरी क्यू नॉट आएगा, क्यू नॉट आएगा, और ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 1/4πε0 है केवल, और इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एस आर, और ये सिग्मा डी एस आर, क्लियर है बात, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कुछ नहीं भाई, डिफाइंड है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी क्यू बाई डी टी सिंपली, या चार्ज अपॉन कह लो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम कह लो, है ना। यहाँ से आप डी क्यू इज इक्वल टू रो डी टी भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि हम इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि अपॉन में वॉल्यूम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो हमने, अगर हम बात करें, अगर हम मान लो अगर हमने एक स्फीयर ले लिया जिसकी एक वॉल्यूम है पर्टिकुलर, हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये है आपके क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला। किसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक, याद रहेगा, ठीक है, याद रखना भी पड़ेगा आपको। सिमिलरली देखो, अगर आप इसी तरीके से क्या निकाल सकते हो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है, Q0/4πε0 और रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर ई निकाल सकते हो 1/4πε0 Q0 अपॉन आर, सॉरी रो अपॉन आर स्क्वायर और डी वी आर कैप, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे लोग, हम लोग बात करते हैं, बस ज़्यादा नहीं, कुछ और जल्दी जल्दी हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। कोशिश तो है हमारी भाई कि 1 घंटे या 1.5 घंटे में कम से कम फिनिश कर दे सारे के सारे टॉपिक्स को, और उसके बाद फिर आपको हम न्यूमेरिकल्स कराएं,
देखो बच्चे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सिंपल। क्या है डाइपोल? है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है भाई? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंसेस पर रखते हैं, बहुत ही छोटी डिस्टेंसेस पर रखते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी, है ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यहाँ पर देखो माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी भाई? 2a। जनरली यहाँ पर हम इनका सेंटर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग मानेंगे भाई, अगर ये बीच में, अगर ये सेंटर अगर बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक को मानेंगे ए, और यहाँ से यहाँ तक को मानेंगे ए, यहाँ से यहाँ तक को मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डाइपोल को डिफाइन करते हैं कि एक अरेंजमेंट है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हो, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब आपके डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। भाई टोटल चार्ज देखो जीरो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फील्ड भी जीरो हो गया, ये कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखोगे। दिस डज नॉट मीन फील्ड ऑफ डाइपोल। भाई देखो, फील्ड कहने का मतलब क्या, अगर ये चार्जेस हैं तो ये फील्ड भी तो क्रिएट करेंगी, तो फील्ड जीरो नहीं होगा। हाँ भाई, जो ओवरऑल जो चार्जेस हैं इन दोनों को मिला करके अगर हम ऐड करें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना चार्जेस जो एडिटिव नेचर की होती हैं, मतलब कि अगर उसको प्लस चार्जेस को माइनस चार्ज के साथ ऐड करोगे तो वो सब्ट्रैक्ट होंगी, प्लस चार्जेस को प्लस के साथ ऐड करोगे तो ऐड होंगी। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो सकती हैं। ओवरऑल चार्जेस जो हो सकता है वो जीरो हो सकता है, लेकिन फील्ड जो होगी वो जीरो नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट देखो क्या हो गया भाई, हमने कहा ठीक है डाइपोल है, तो आखिर ये कितना ज़्यादा जो है, मतलब ये मतलब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। हमने कहा ना, देखो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके का डाइपोल बनाएगा, किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, किसी का वीक होगा। तो हम लोग इसको मेज़र करना चाहते हैं भाई किसकी डाइपोल ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली क्या है, अगली बात सुनने। डाइपोल मोमेंट क्या है कि इट इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। एग्जैक्टली हम इसे क्या करते हैं, डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं कि डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, आपको ये ध्यान रखना है, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ठीक है, कोई भी आप एक डाइपोल ले लो और इंटू उसके दोनों के बीच का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज आपको मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, यूनिट क्या हो जाएगी, Q का आपको पता है कूलाम, और 2a, का मतलब जान दो ना, a का मतलब डिस्टेंस है ना, तो कूलाम इंटू मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और अगर आप यूनिट अगर निकाल सकते हो, मान लो बाई चांस भूले भटके अगर डायमेंशन पूछ दिया डाइपोल मोमेंट का, तो बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं सर, कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है ना। बेसिक देखो अगर बेसिक अगर नहीं बच्चे क्लियर है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम है। अब याद रख लो, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि क्यू का जो डायमेंशन होता है वो होता है 80 कम से कम। अब इतनी बातों को तो ध्यान में रख लो यार, है ना। नेक्स्ट देखो बच्चे, हम लोग बात करते हैं डाइपोल फील्ड की बात करते हैं। डाइपोल फील्ड क्या है भाई, डाइपोल है, हमने कहा सर मेरे पास एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब तो इनके बीच का ये जो भी रीज़न है ना, ये जो भी एक इफेक्ट जो भी क्रिएट करा पा रहे हैं अपने इस चार्जेस की वजह से, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, डाइपोल फील्ड। स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप फील कर सको उस डाइपोल की वजह से, मतलब पर्टिकुलर जितने डिस्टेंस पर जाकर के आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सपीरियंस कर सको इस डाइपोल की वजह से, तो इसी को हम लोग बोलेंगे डाइपोल फील्ड बोलेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो डाइपोल होती है, ये हमारी एक वेक्टर डाइपोल मोमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लिया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, है ना, ये बात ध्यान रखोगे कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लेते हैं बाई कन्वेंशन। ठीक है ना, यही चीज़ बोल रहा है कि बाई कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ पी। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखो कि जो हम लोग डाइपोल को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्योंकि अभी आप जब सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको एक और पी देखने को मिलेगा, वहाँ पर हम उसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट को आप स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करना, ये बात ध्यान रखोगे आप थोड़ा सा। डाइपोल फील्ड आपको समझ में आया क्या है, कि एक ऐसा रीजन जिस मतलब डाइपोल क्या होगा, ओवरऑल एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। तो आप जब उस रीजन में जाओ तो आपको उस डाइपोल की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो पा रही है, जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सपीरियंस्ड कर पा रहे हो, इसी को आप बोलते हो डाइपोल फील्ड। देखो अब डाइपोल फील्ड जनरली हम अगर बात करें कि पर्टिकुलर डाइपोल फील्ड में, अब देखो डाइपोल फील्ड मेरी बात समझना, अगर डाइपोल फील्ड है मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम फील कर पा रहे हैं, तो उसकी कुछ इंटेंसिटी भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, कुछ इंटेंसिटी होगी। तो इसकी इंटेंसिटी हम दो तरीके से निकालते हैं। कितने तरीके से निकालते हैं भाई, दो तरीके से। पहला,
ऑन एक्सियल पोजीशन। क्या करते हैं, किसी भी डाइपोल को एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं। मतलब कहने का मतलब देखो क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मान लो मैं ये मेरा डाइपोल है, ध्यान समझना इस बात को, ये मेरा एक डाइपोल है, तो इस डाइपोल का एक्सिस देखो यही तो होगा, ये है ना। तो हमें क्या करना है कि किसी भी पॉइंट को हमें इसके एक्सियल पोजीशन पर ही रख देना है। अगर मान लो आपने डाइपोल अगर ऐसे बनाया होता, एक मिनट, अगर आपने डाइपोल मान लो अगर ऐसे बनाया होता, ऐसे बनाया होता अगर अपने डाइपोल, तो फिर आपकी एक्सियल पोजीशन कैसी होती है, फिर आपकी एक्सियल पोजीशन फिर ऐसे होती, हरी बस में। बट फिलहाल हमने डाइपोल को ऐसे बनाया है, तो इस डाइपोल की एक्सियल पोजीशन भी ऐसे ही होगी। तो हमें जो पॉइंट लेना होगा वो कहाँ लेना है, वो हमें यहीं पर लेना है। कहने का मतलब है कि इस डाइपोल के थ्रू इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, अब हम ये जानना चाहते हैं। बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, तो हम डेरिवेशन पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। देखो करना क्या होता है कि सबसे पहले ये वाला जो चार्ज है, अच्छा यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है ना, पी हमारा क्या एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज हमने आपको हमेशा बताया कि हम जो है प्लस मतलब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं। तो ये वाला जो चार्ज है, इस वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये देखो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस डायरेक्शन में ये, और इस अब ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इस वाले पॉइंट पर एक फोर्स जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, एक फोर्स लगाएगा। तो जो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखो वो किस डायरेक्शन में होगा, देखो ये माइनस है और ये जनरली ये प्लस है, तो ये इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने कहा कि इसके थ्रू ये क्रिएट हुआ और इसके थ्रू ई भी क्रिएट हो गया इस डायरेक्शन में। ओवरऑल हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं, दोनों को हम लोग क्या करेंगे फाइनली ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब है कि हमें पता है भाई, और ये बात रुक जाओ बता रहे हैं सर, आपने तो कहा ऐड करेंगे सर, आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ऐड करने का मतलब ये है कि देखो ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। अगर अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई फील्ड है एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जो ई मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप उसको माइनस कर दोगे, ये माइनस ई भी। और आप जब सॉल्व कर लोगे तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। क्लियर हुई बात, 2p/r³ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है लेकिन पूछा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि दो कंडीशन होंगी, डाइपोल मतलब किसी भी डाइपोल के चारों तरफ हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हम दो तरीके से निकालेंगे। या तो पर्टिकुलर उसके एक्सियल पॉइंट पर रखा हो, जैसे मान लो कि हमारा ये डाइपोल है, अगर हम यहाँ पर रख देते तो हम कहते सर हमारा ये एक्सियल हो गया, क्योंकि इस डाइपोल का एक्सिस ये है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, अगर मान लो हमने ये कहा कि अगर हम इस डाइपोल को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दें। इक्वेटोरियल पोजीशन कहने का मतलब है कि इस डाइपोल के सेंटर मतलब ऐसे, मतलब इसके सेंटर पॉइंट से हम 90 डिग्री पर ऐसे रखते हैं, है ना, ये दैट इज हमारी ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये ध्यान रखना, ये 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री बनना चाहिए। अब देखो यहाँ का कॉन्सेप्ट देखो क्या, ध्यान से समझ लो मेरी बात, यहाँ का कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अब ये वाला जो माइनस का जो क्यू चार्ज है, ध्यान समझना बच्चे, ये माइनस का जो क्यू चार्ज है सर, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव वाले पर इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, बोलो होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो इस डायरेक्शन में होगा। ये देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यहाँ पर हमेशा हम जो भी पॉइंट चार्ज लेते हैं ना वो पॉजिटिव लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी ओके ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लगेगा। तो अब सेम वही कहानी, क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। अच्छा यहाँ पर एक बात थोड़ा सा और समझना, जनरली होता क्या है कि यहाँ पर जब हमारे पास ऐसे देखो, थोड़ा सा हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड करने का मतलब है देखो, अब ये आपको मिले ना, आपको ऐसे दो कंपोनेंट मिले, एक आपको मिला इस डायरेक्शन में ई ए और एक आपको मिला इस डायरेक्शन में ई बी। ध्यान समझना मेरी बात, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये समझे रहोगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगा। और आपने इसका रिजल्टेंट निकाला, देखो मैंने आपको बताया कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करेंगे इसके रिगार्डिंग, इसके लिए, और यहाँ के एंड से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये दोनों जहाँ पर भी एक दूसरे को मिलते हैं वहीं पर वही हमारा होता है रिजल्टेंट। क्या होता है बच्चे, वही हमारा होता है रिजल्ट। अब देखो ये हमने कहा सर अगर ये थीटा है और ये भी अगर थीटा है, ये कैसे पता चला थीटा, तो हमने ये थीटा एंगल पर हमने ये लिया था,
ठीक है। अब देखो, अब ये जो ये है ये हमारा थीटा एंगल पर बन रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? एक आपका होगा ई ए कॉस थीटा, ये आपका साइन थीटा होगा, और ये आपका यहाँ पर होगा क्या, ई ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। सिमिलरली देखो ये वाला जो ई बी वाला जो कंपोनेंट है, ये भी आपके दो कंपोनेंट देगा, एक आपका देगा क्या, एक आपका देगा ई बी सॉरी ई बी साइन थीटा, है ना, और इसी डायरेक्शन में, सेम इसी डायरेक्शन में ई बी कॉस थीटा मिलेगा, ई बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जो ई ए साइन थीटा है और ये जो ई बी साइन थीटा है, ये एक दूसरे के, एक दोनों जस्ट एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये एक दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, मतलब कैंसिल आउट कर जाएंगे, और बाकी ये जो दोनों होंगे, ये कॉस थीटा और ई बी, ये कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 1/4 पी अपॉन आर क्यूब। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है। इज इक्वल टू 1/4 पी अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर देखो इस वाले केस में आपको क्या मिला था, 2p अपॉन आर क्यूब मिला था। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये फॉर्मूला है एक्सियल पोजीशन का और ये फॉर्मूला है आपके इक्वेटोरियल पोजीशन का। तो आपको समझ में इतनी बातें आ गई होंगी यहाँ तक, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रही है कि सर इस नोट्स में आपको देखो मिलेगा क्या। शॉर्ट रिवीजन आपको तो मिल ही रहे हैं, है ना, शॉर्टली सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट तो मिल ही रहा है, और साथ ही साथ आपको फॉर्मूले भी मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात, आप जब पीडीएफ देखोगे ना बहुत मज़ा आएगा उसको देखने में, आपको उसमें फॉर्मूले भी मिल रहे हैं, सारे के सारे फॉर्मूले भी क्या होते जा रहे हैं, मेंशन होते जा रहे हैं। क्लियर है? हाँ देखो, अच्छा एक हम लोग यहाँ से एक रिलेशनशिप देख लेते हैं बिटवीन द एक्सियल पॉइंट, कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन है, हम लोग ये चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। होता क्या है, आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो ई एक्सियल होता है वो 2 टाइम होता है किसका, इक्वेटोरियल का। मतलब कि अगर हम इक्वेटोरियल में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ई इक्वेटोरियल वाले पोर्शन में हम अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हमें क्या मिलेगा, ई एक्सियल मिलेगा। क्लियर है बात? ओके ओके ओके, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चे हम लोग किस पर, टॉर्क ऑन डाइपोल। अब देखो ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। क्या आपने कहा सर आपके पास एक ये डाइपोल है, और आपने इसको किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। ये आपकी क्या है, ये आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है इस डायरेक्शन में। ये दिख रहा है ना, ये ई इस डायरेक्शन में आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, आपने इस डाइपोल को रख दिया। तो देखो होगा क्या, जब आप इस डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो अब इसके चार्जेस के ऊपर, जैसे देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि किसी भी आप अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाती है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगी। और जो अगर यहीं पर अगर आपने एक नेगेटिव चार्ज को अगर रख दिया तो जो नेगेटिव चार्ज होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलती है। तो डाइपोल है तो ये क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्या, क्यू इंटू ई। ये कहाँ से आया सर, क्योंकि एज वी नो हम ये जानते हैं इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले पोल पर, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले पोल पर, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का क्यू इंटू ई होगा। बोलो होगा? अच्छा, अब दोनों जो फोर्सेज हैं वो इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं। तो अब इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। हमें पता है ना टॉर्क ऐसे तो क्रिएट होता है। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे रखा जाए, ये साइन मतलब देखो ईदर फोर्सेज कहने का मतलब कोई भी एक फोर्स ले लो। आपने कहा सर मान लो मैंने ये ले लिया, क्यू इंटू ई ले लिया, ठीक है, क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कैसे लिया जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब है, जैसे मान लो आपने कहा सर ये हमारी फोर्स है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, बता रही तुम्हें, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये आपकी प्लेन है और ये परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर। प्लेन को ऐसे कर दिया, ये भी ऐसे हो गया, प्लेन को ऐसे कर दिया, ये भी ऐसे हो गया। समझ में आ रही बात? चाहे जैसे कर दो प्लेन को, तो ये आपकी डांस नहीं करना है, ठीक है, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे होती है। तो देखो ये होगा कितना, अगर ये थीटा है, ध्यान समझना, अगर ये थीटा है और ये है 2a, मतलब ये आपका एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है, और
ये आपका कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर आप देखो, जैसे अगर आप ये लगाते हो साइन थीटा, है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आप बोलते हो, आप ये बोलते हो, क्या बोलते हो, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बोलते हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि आपको ये चाहिए, पी चाहिए, मतलब ये आपका पी मतलब पी नहीं लिखते, पी से कन्फ्यूज जाओगे, ठीक है। आपको ये चाहिए, ये वाली साइड, तो कितना हो जाएगा, एच इंटू साइन थीटा। एच कहने का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस देखो कितना है, 2a और साइन थीटा, आ रही बात समझ में। तो ये 2a साइन थीटा कहाँ से आया, वो यहाँ से आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आ रहा है, क्योंकि आपने ये लिया है तो आपको ये लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला लेते तो फिर आपको लेना पड़ता है ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ता है। क्लियर है, ओके। तो फाइनली आपको देखो क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब आपको देखो पता है कि q इंटू 2a मिला करके क्या होता है, p, याद करो, डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू क्या होता था, q इंटू 2a होता था। तो q इंटू 2a मिल करके क्या बन गया, p, डाइपोल मोमेंट बन गया। तो इन दोनों की जगह हम मतलब कि इसके और इसकी जगह क्या रख लें, p रख लें। तो p और इंटू ई साइन थीटा, ये आपका मेन फॉर्मूला मिल गया, क्या, p ई साइन थीटा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखना पड़ेगा आपको, p क्रॉस ई लिखना पड़ेगा, ठीक है, p क्रॉस ई। अच्छा, अब देखो, जैसे यहाँ पर मतलब इस डाइपोल की दो कंडीशन है, बात को समझना। ये जो डाइपोल आपको दिख रहा है ना, ये डाइपोल, इस डाइपोल की दो कंडीशन है, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर देखो, अगर हमारा ये जो डाइपोल है, इसका अगर प्लस चार्ज है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में रखा गया है और नेगेटिव चार्ज अगर इधर वाले ही डायरेक्शन में रखा गया है, तो हम कहेंगे दैट जस्ट लाइक कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर हमने कह दिया सर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। देखो अभी कहाँ, अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है ना वो पर्टिकुलर किसी एंगल पर है, ठीक है, बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नहीं, कोई एंगल ही नहीं, जीरो है, हमारी बात में। तो इस केस में हम कहते हैं कि सर हमारी जो डाइपोल है वो स्टेबल होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, है ना, हमने कहा कि अगर हमारा जो P है वो किसके अलॉन्ग हो जाए, E के अलॉन्ग हो जाए, डाइपोल मोमेंट किसके अलॉन्ग हो जाए, E के, मतलब E इस डायरेक्शन में है और P को भी इसी की डायरेक्शन में रखते हैं, जैसे एकदम मतलब इस तरीके से, ऐसे, है ना, कोई एंगल नहीं, समझ रहे हो ना, ऐसे नहीं रखना है, एकदम इस तरीके से रखना है हॉरिजॉन्टली, और E के ही डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट को E के ही डायरेक्शन में रख देना है। तो हम कहेंगे कि उस केस में देखो E के डायरेक्शन में रखने का मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। दैट मीन्स हम कहेंगे सर ये हमारी एक स्टेबल डाइपोल की कौन सी कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन में, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है वो, ठीक है। अच्छा, अब चाहो कि नहीं अपोजिट कर दो, अभी डाइपोल मोमेंट इधर था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर था, बात को समझना, डाइपोल मोमेंट भी इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर था, इस डायरेक्शन में था। अब हमने डाइपोल मोमेंट को ऐसे कर दिया, बट स्टिल अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इधर की ही तरफ है। अब ये क्या होगा, देखो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, जस्ट अपोजिट, है ना। तो अब ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल को ऐसे टर्न करने की कोशिश करेगा, बोलो ऐसे करेगा ना, तो हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा, ये हमारा एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक हम ये कंडीशन देखते हैं, हमारा मतलब मैक्सिमम टॉर्क हमें कब मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, जब हमारे पास थीटा कितना हो, 90 डिग्री का अगर हो थीटा, उस केस में हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू ई। मतलब देखो फील्ड ऐसे, मतलब सॉरी, फील्ड ऐसे ऐसे, फील्ड ये उंगलियां देख रहे हो, ये उंगलियां मान लो, इमेजिन करो ये फील्ड है, ये क्या है, ये फील्ड लाइन से ऐसे देखना, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड ऐसे जा रही है और मैंने एक डाइपोल को ऐसे रख दिया, ऐसे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, दैट मीन्स परपेंडिकुलर मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90, दैट मीन्स पी ई। ये आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है, ओके बच्चों। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चे गॉस थ्योरम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ठीक। देखो बात करते हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को अगर आप डायरेक्टली अगर समझना देखो चाहते हो ना, तो सिंपल लैंग्वेज है क्या, टोटल फ्लक्स है, नेट चार्ज इनक्लोज, ऐसा कुछ वर्ड आएगा,
सिंपल, देख लो पहले समझ ही लो है क्या कि दिस टर्म गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल फ्लक्स। आप कहोगे सर ये टोटल फ्लक्स क्या है, बिल्कुल बताते हैं। पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। कहने का मतलब जो फाई ई है भाई, देखो फाई ई दैट मीन्स टोटल फ्लक्स, फाई ई है ना, फ्लक्स फाई फ्लक्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज है ना, मतलब नेट चार्ज इनक्लोज विद। देखो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म है ना टोटल फ्लक्स वगैरह, तो ये सब सारी चीज़ें हमें थोड़ी समझनी पड़ेंगी। टोटल फ्लक्स का देखो मतलब सिंपल सा है, तो हमने कहा कुछ बेसिक से टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं गॉस थ्योरम के रिगार्डिंग। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तक देखो आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। बात को मेरी समझना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेकर के देखो थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो बेसिक टर्म्स में हमें सबसे पहले समझना होता है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि जहाँ पर हमारी फील्ड लाइन जहाँ पर क्लोज होती है ना, फील्ड लाइन जहाँ पर क्लोज होगी वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, ठीक है। अब इस सी वाले पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, बी वाले पर थोड़ा सा कम होगा और ए वाले पर ज़्यादा कम होगा, है ना। दैट मीन्स ई सी इज मच ग्रेटर देन ई वी एंड ई वी इज ग्रेटर देन ई ए। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस की। जितना ज़्यादा डेंस उतना ही ज़्यादा ई की उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक। ओके देखो दूसरा आपका जो टर्म है वो है एरिया वेक्टर। क्या है भाई, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम एरिया को एज अ वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। एरिया को क्या कर रहे हैं, हाँ समझो ध्यान से, एरिया को वेक्टर कंसीडर करें, मतलब एरिया हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, कहने का मतलब है कि हमने कहा सर ये मान लो हमारा पाम है, तो और ये पर्टिकुलर ये एरिया इतना कवर किया हुआ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। जनरली 2 तरीके से हो सकती है, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो हम जनरली आउटवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना। एरिया वेक्टर कहने का मतलब द वेक्टर ऑफ द प्लेन सरफेस हुज मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ द फिगर एंड हुज डायरेक्शन इज दैट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर जो भी चीज़ें होंगी, जैसे मान लो हमने कहा ये, अब जैसे ये हमारा पाम एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो इसके परपेंडिकुलर क्या ऐसे ही तो रखोगे ना, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। पाम ऐसे हो गया तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, पाम ऐसे हो गया तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। अरे बस समझ में, दैट इज एरिया वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन टेकन टू द इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल। हम मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन भाई 2 तरीके से ले सकते हैं, एक ऐसे आउटवर्ड या तो इनवर्ड, लेकिन हमें कैसे लेना है, हमें आउटवर्ड, मतलब इसके आउटवर्ड लेना है, बाहर की तरफ हमें भगानी है चीज़ों को, ठीक है ना, इन्हीं की ऐसे अंदर की तरफ, ठीक। तो समथिंग कुछ इस तरीके, हमारा एरिया है डी एस, कैसे डी एस, और डी एस एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है, हमारी ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एरिया वेक्टर की कहानी यही है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी जैसे फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे या क्वेश्चन आएंगे वैसे हम लोग चीज़ों को फिर से देखेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये हमारा गॉस थ्योरम से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब समझते हैं फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, देखो जनरली आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चलती है, ठीक है, इस तरीके से चलती है। अब क्या कर दो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर किसी पर्टिकुलर किसी रीजन के थ्रू अगर पास कराओ, बात को समझना, तो जितनी भी फील्ड लाइन उस रीजन से पास हुई हैं उसी फील्ड लाइंस को हम लोग बोल देते हैं फ्लक्स। सिंपल, उसी फील्ड लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे भाई, फ्लक्स बोल देंगे। कहने का मतलब कि हमने कहा मेरे पास सर ये एक एरिया था, ठीक है, और इसके थ्रू हमारी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, तो इसी फील्ड लाइन को हमने बोल दिया क्या सर, हमने बोल दिया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दिया, ठीक है। दैट मीन्स फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस। सिंपल सा फॉर्मूला है ई इंटू डी एस। अब देखो, अब मान लो का, अब हम ये कहें कि नहीं, मान लो हमारी अभी ये ऐसी थी, एरिया ऐसी थी, मान लो ये हमारा भी कोई एरिया है पर्टिकुलर, ये दिख रहा है, ये इस तरीके से ये कोई एरिया है। मान लो इधर से ढेर सारी ऐसी ऐसे फील्ड लाइन्स ऐसे आ रही थी। अब मान लो ये किसी एंगल पर ऐसे मुड़ जाए तो, अरे बस समझे ना, जैसे मान लो ऐसे ढेर सारी भी ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो एक 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 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से ऐसे भी जा रही थी, दिख रहा है ना, ऐसे यहाँ से ऐसे जा रही थी, ठीक है। अब मान लो ये मुड़ गया, ठीक है, तो ये तो अब ये जो फील्ड लाइन्स है वो तो अब इस एरिया से पास होकर के नहीं जाएगी ना, अब ऐसी बात नहीं जाएगी ना, जैसे मुड़ गई ना ऐसे ये चली जाएगी, ठीक है। हम वही कह रहे हैं कि एरिया मेक्स एन एंगल थीटा विद ई, ठीक। या फिर बात आई समझ में, चाहे जो कंडीशन ले लो, ठीक है। हम
क्या कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर अपने एरिया को किसी किसी थीटा एंगल पर रखना चाहते हैं, ई के साथ किसी थीटा एंगल पर रखना चाहते हैं, तो उस केस में देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल ई डी एस कॉस थीटा, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से है ना, ये समथिंग कुछ थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पर देखो मैंने एक्सप्लेन यहाँ पर किया, यहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है ना। तो जनरली ये जो ई है इसके दो कंपोनेंट होंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अच्छा तो सर हम आपने सर ई साइन थीटा को क्यों नहीं लिया है, सोचो सोचो, किस करो किस करो किस करो, क्यों नहीं लिया ई साइन थीटा को सर आपने क्यों नहीं लिया, यहाँ पर आपको सर ई साइन थीटा भी मिलता, बिल्कुल मिलता भाई, क्यों नहीं लिया। हमने क्या बताया, आपने कहा कि सर अभी मेरा पाम ऐसे था, इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, जब पाम ऐसे हो गया तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी ना, तो कैसे वाले ई को लेना है, जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो यही तो परपेंडिकुलर है, ये थोड़ी ना है। ठीक है, ये बात आ रही समझ में, है ना। तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, ई कॉस थीटा, दैट मीन्स डेल फाई ई इज इक्वल टू ई डेल एस और कॉस थीटा, इंटू में कॉस थीटा रहेगा, इंटू कॉस थीटा। ठीक, अच्छा अब इसकी भी कंडीशन देख लेते हैं जल्दी से, क्या कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, तो क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई इंटू डेल एस, दैट मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा इस केस में, थीटा जब क्या हो 0 डिग्री पर हो, मैक्सिमम मिलेगा। थीटा अगर मान लो 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री, अच्छा 90 डिग्री कहने का क्या मतलब है सर, कहने का मतलब ये है कि ये मान लो हमने कहा सर ये हमारी कुछ एरिया है पर्टिकुलर, ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और हमने कहा कि अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फील्ड लाइन है वो ऐसे जा रही है, ये मत देखना, ये डायरेक्शन नहीं है, ये पाम देख रहे हो, ये इस पाम की डायरेक्शन ऐसी है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो गई ना, तो क्या होगा 90 डिग्री तो बनेगा ना, आप समझ रहे हो ना, ये ऐसे है और ये ऐसे है, समझ गए, इस तरीके से, तो क्या बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनेगा, तो जब रखोगे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कितना हो जाएगा ये ओवरऑल 0, दैट मीन्स हमें 0 मिलेगा। फ्लक्स भाई देखो ऑब्वियसली बात है, कुछ फ्लक्स ही नहीं पास हो रहा है, आप कह रहे हो सर मेरा सरफेस ऐसे है और फील्ड हमारी ऐसे जा रही है, तो ये बताओ कोई भी फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करके गई क्या, नहीं गई, कोई भी फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करके गई, नहीं गई, तो काहे का फ्लक्स, 0 फ्लक्स आ रही है समझ। अच्छा जब थीटा अगर मान लो 90 डिग्री से अगर ग्रेटर हो जाए, तो फ्लक्स भी हमें कैसे मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, कोई भी वैल्यू, जैसे आपने कहा सर 120 cos 120, तो निगेटिव में ही मिलेगा, आ रही बात में। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। अच्छा फ्लक्स हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, यूनिट वगैरह सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब, क्लियर है, कैसे हो सकता है ये देख सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो निकाल सकते हो। ई का आपको यूनिट पता है, एस आपको पता है हमारी क्या मीटर स्क्वायर है, और हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ओके, डायमेंशन भी निकाल सकते हो, न्यूटन का आपको पता है, ठीक, चलो क्लियर है ना, बहुत ज़्यादा आपको देखो थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा, है ना, अगर आपने प्लानिंग बनाई अगर आप मेरे साथ चलने को, तो फिर देखो हम आपको जैसे बोले फिर आप ऐसे चलो, कोशिश करो, ठीक है। और वीडियो थोड़े से अल्टरनेट मतलब आएंगे, जैसे जैसे मान लो एक दिन हो गया तो थोड़ा सा ऑफलाइन वाला कोचिंग में बच्चों का देखना रहता है ना, तो थोड़ा सा समझना, है ना, ओके। चीज़ों को देख करके आप जो है कोशिश करना क्वेश्चंस को लगाने की, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान समझो। अच्छा एक और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है यहाँ से, फ्लक्स डेंसिटी का। फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, देखो टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या, टोटल फ्लक्स कितना है, दैट मींस फाई अपॉन पर्टिकुलर किस एरिया से जा रहा है, डेंसिटी का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम नहीं ले लेना, है ना। हमने कहा जैसे मान लो इतना बड़ा मान लो हमारा पाम है, अब इतने पाम से मान लो 50 इलेक्ट्रिक जो 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब वो पास हुई, और हमने कहा कि एक हमने दूसरी कंडीशन ली, इतना ही सेम हमारे पास पाम था, अब उसमें से 100 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड क्या हो रही है, पास हो रही है, तो क्या होगा, ज़्यादा डेंस होगा, दैट मीन्स टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया, बात आ रही है समझ में। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं, देखो गॉस थ्योरम जो होता है वो हमेशा एक क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है, जब भी आपको अगर गॉस थ्योरम लगाना होगा तो पर्टिकुलर उसके चारों तरफ आपको एक क्लोज सरफेस बनाना ही पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप का हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्लोज सरफेस बनाना ही पड़ेगा, ठीक है।
इफ द नेट चार्ज इनक्लोज बाई ए क्लोज सरफेस इज जीरो, भाई कोई चार्ज नहीं किया तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा, बेसिक बात है, ये तो हम लोग ऑलरेडी उसमें भी देख चुके हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होता है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी हम बनाते हैं, ठीक है ना, एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। मतलब आपने कहा कि सर हमें इस पॉइंट पर हमें चार्ज लेना है, इस पॉइंट को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रीजन बनाना पड़ेगा, उसी रीजन को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। और जैसा कि ये पहले ही पॉइंट में कहा था कि गॉस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगा जब आप एक क्लोज सरफेस बना पाओ किसी भी शेप का, ठीक है, ऑफ एनी शेप, जिस भी शेप का बनाओगे आप उसको, फिर आपको मतलब सिलेंडर बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। देखो हम लोग करते क्या क्या, किस मतलब क्या क्या हम लोग ये गॉस थ्योरम का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहला देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ऐसा समझो, ये मेरे पास क्या है, ध्यान समझना, देखो ये मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली तरीके से चार्ज किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हमें इसका क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, इस पूरे वायर का क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम काम देखो क्या करने वाले हैं कि इस पूरे वायर को हम लोग एक गॉसियन सरफेस से कवर करने वाले हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो ये हमारा हाइपोथेटिकल सरफेस है, इस तरीके से हमने सिलेंड्रिकल पे, देखो ऐसा अच्छा सिलेंड्रिकल ही क्यों किया, क्योंकि वायर को जनरली आप कैसा मानते हो, अरे वो देख लो ना, आपके पास मोबाइल की चार्जर जो है सामने पड़ी हुई होगी, तो उसको आप कैसे मानते हो, उसको आप सिलेंड्रिकल ही तो मानते हो, आपने एक क्लास 10 में भी तो आपने सीखा था। तो वायर की चार्जर, कोई भी वायर हो, हम लोग उसको जनरली सिलेंड्रिकल शेप का मानते हैं, इसलिए हमने सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे इसको कवर कर लिया। अब देखो इसके 3 सरफेस हुए, एक ये वाला सरफेस, ये जो दिख रहा है, मतलब जो एंड है भाई, सिलेंडर है, सिलेंडर का 2 एंड होता है, तो 2 सरफेस तो ऐसे हो गए, एक इस तरफ एक इस तरफ, और एक ये कर्व्ड सरफेस है ना, 3 सरफेस हुए टोटल। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ ऐसी है, ठीक, ऐसी होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ये देखो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऐसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब देखो ये सरफेस, ध्यान से देखना, ये सरफेस है, ये पूरा का पूरा क्या है भाई, सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, और ये भी एक कर्व्ड सरफेस है, इमेजिन करो ये एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, ये, ठीक। तो अब देखो ये जो हमारी जो इस सरफेस का जो देखो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में है कि नहीं। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि सर कि जो हमारा जो S2 है और जो S3 है, मतलब ये जो एरिया है वो कैसे, वो E के परपेंडिकुलर है, और अगर E के परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 90 डिग्री बनाएगा। अब इस कर्ड वाले की बात करते हैं, इस कर्ड वाले की बात करते हैं। ये देखो ये जो कर्ड जो सरफेस है, ये जो कर्ड सरफेस देखो क्या है, इस कर्ड सरफेस में अगर आप E लो तो देखो ये आपका कर्ड सरफेस है, तो इस कर्ड सरफेस की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे ही तो होगी ना, नहीं समझे। कर्ड सरफेस को हमने छोटे छोटे पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, तो एक पार्ट की अगर आप डायरेक्शन लो तो आप ऐसी तो लोगे, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो ई के पैरेलल होगी। ई के अगर पैरेलल है दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, हमारी बस में। तो अगर थीटा इज इक्वल टू देखो तो जीरो हो गया, तो कहने का मतलब जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आप ये फॉर्मूला जानते हो, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से है, ये तो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये लाया है, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो अब इसमें जब कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब देखो जब 90 रखोगे तो कॉस 90 यानी कि ये आपकी जो एंड सरफेस है ना सिलेंडर की, ये कोई भी जो है फ्लक्स नहीं देगी, सिंपल सी बात है, ये कोई भी फ्लक्स नहीं देगी, ठीक है, ये कोई भी फ्लक्स नहीं देगी। लेकिन अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले कर्ड वाले सरफेस की बात करें, तो सो ओनली कर्ड सरफेस, दैट मीन्स ये जो S1 है, ये S1 है, ध्यान रखना, ये जो S1 है वही केवल क्या करेगी, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट में फ्लक्स देगी। कहने का मतलब कि अगर हम इसको सभी को टोटल को ऐड करें, मतलब कि फ्लक्स ड्यू टू S1, फ्लक्स ड्यू टू S3, फ्लक्स ड्यू टू S3, ये S2, तो इसमें से केवल आपका जो S2 है वो कैंसिल, मतलब वो तो कोई फ्लक्स देने से रहा नहीं, S3 भी आपका कोई फ्लक्स नहीं देगा, केवल और केवल फ्लक्स मिलेगा किससे, इस कर्ड वाले सरफेस से, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर देखो मेंशन कर दिया है। तो जो कर्ड वाले सरफेस से ओवरऑल हमें जो फ्लक्स मिलेगा, मतलब दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि ओवरऑल हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर। या यहाँ से हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो E है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात आ रही है आपको समझ में,
ठीक है, किसके लिए? इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर के लिए। तो सिलेंड्रिकल वायर के लिए आपका फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला यहाँ से आपको मिल रहा है। ठीक है, ई हमारा देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी मतलब अगर मान लो अगर हमने कहा कि अगर हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ई शुड बी आउटवर्ड, है ना। जैसे कि अभी हमने ये जो हमने जो फिगर में हमने जो लिया वो हमने आउटवर्ड वाले मतलब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो उसके लिए हमारा जो लैम्डा होगा, ये जो लैम्डा की वैल्यू होगी, लैम्डा मतलब समझ रहे हो ना, ये आपकी क्या है, ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो लैम्डा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अगर मान लो अगर इनवर्ड है तो लैम्डा आपका क्या होगा? लेस देन 0। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था किसका? गॉस थ्योरम का। हम इस गॉस थ्योरम की हेल्प से क्या निकाल रहे हैं? किसी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके चारों तरफ ई कितना हो रहा है हम लोग ये निकालना चाहते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से आता है, इलेक्ट्रिक मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। मतलब अब हम किसी एक चार्ज शीट की बात करें, मतलब हमारे पास एक बहुत ही पतली सी एक शीट है, ठीक है। अब देखो ये यूनिफॉर्मली इसके ऊपर क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम जो है क्या करना चाहते हैं? हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, ठीक। तो सिमिलरली देखो हमने क्या किया, हमने भी इसको क्या कर लिया, किसी भी एक शेप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हमने इसको इस शेप के रिगार्डिंग हमने इसको क्लोज कर लिया, ठीक। अब देखो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, अब देखो चार्जेस यहाँ पर हैं तो इसके भी 3 सर्फेसेस होंगे। एक आपका S1 होगा, ये एंड वाला जो सर्फेस है ये आपका S1 होगा। ये एंड वाला जो सरफेस है इसको हमने मान लो S2 मान लिया, ऐसा मान लिया जाए। और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको हमने मान लिया गॉसियन से, मतलब ये हमारा एक तीसरा सरफेस दैट मीन्स S3 है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये जो आपका जो सरफेस S1 है एंड S2, अगर देखो हम बात करें जो S1 है क्या वो E के पैरेलल है? बिल्कुल। जैसे देखो कैसे, ये आपकी जो ऐसे समझो, ये आपने कहा सर ये आपके पास एक सरफेस थी, है ना, ये चार्ज शीट हमारे पास, ठीक है। और S1 भी देखो इस डायरेक्शन में है। S1 ये मान लो ये जो पेन है ये S1 है, तो ये कैसे है? इसका जो सरफेस है इस सरफेस का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है, ई भी इसी डायरेक्शन में है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो आप क्या कहोगे कि पैरेलल है। सिमिलरली S2 भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी। अच्छा लेकिन अगर हम बात करें इस S3 की बात करें, देखो S3, अब देखो आपने कहा सर ये तो सरफेस का जो मतलब जो डायरेक्शन है वो सरफेस की डायरेक्शन तो इस तरफ है, लेकिन हमारी जो ई है वो इस डायरेक्शन में है आपकी तरफ, समझ रहे हो ना जी। तो फिर ये पैरेलल तो नहीं भी, ये क्या होगी? इससे तो फिर परपेंडिकुलर हो गई, हरी बात समझ ना। तो क्या हो गया, ये जो हमारी S3 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये S3 होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर रख लेना, ठीक है, परपेंडिकुलर रख लेना। अब देखो तो हम ये कहेंगे सर परपेंडिकुलर मतलब थीटा इज इक्वल टू 90। ध्यान समझना मेरी बात को, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ये आपका S3 होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखना, इसको सही कर लो। चलो सही कर लो बच्चे लोग, देखो तो फाई इज इक्वल टू S1 के थ्रू, S2 के थ्रू, S3 के थ्रू। अब S1 और S2 देखो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई 0? क्योंकि वो पैरेलल है। पैरेलल मतलब कोई एंगल नहीं बना रहा है, कोई एंगल नहीं बनाने का मतलब है क्या कि cos 0, ठीक। और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन जब आप इस थर्ड वाले में आओगे, कर्ड वाले सरफेस के थ्रू जब आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा? cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक मिनट भाई, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, बैटरी लो हो गई, रुक जाओ, ब्लेंडर मिस्टेक हो गया, सॉरी। ठीक, देखो गड़बड़ हो गया, ठीक है। आपने कहा ना कि ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सही था। जो मतलब हमारा जो S3 था वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब थीटा इज इक्वल टू 90 तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी ना। तो अब इस केस में अगर हम चार्ज शीट की बात करें तो इस केस में हमारा जो थर्ड सरफेस होगा वो उसके थ्रू हमें कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ई डी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, cos 90, ठीक है। ये पूरी की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू भाई cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब देखो ई ए cos 0 की वैल्यू 1, ई ए cos 0 की वैल्यू 1, तो ई ए प्लस ई ए दैट मीन्स 2 ई ए। अब यहाँ से हम फाई ई, अगर हम देखो हम फॉर्मूला जानते हैं फ्लक्स, डायरेक्टली याद करो cos 0, फाई इज इक्वल टू क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक और हम फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है। सो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से हम जो है वैल्यू रख दे रहे हैं किसकी, देखो फाइव इज इक्वल टू क्या है, ई ए इंटू ए आया, फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख दिया जाए, ठीक है। तो इन दोनों को जब आपस में इक्वल रखोगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा कहाँ से, सिग्मा कहाँ से, क्यू, ठीक है, क्यू, क्यू सिग्मा इज इक्वल टू मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या, सिग्मा इंटू ए। तो अपॉन में यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू एफ सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको दूसरे वाले चैप्टर में भी काम आएगा, जो आप पोटेंशियल वाला जब चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें भी काम आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें की भी सेम वही कहानी है कि जो सिग्मा होगा हमारा वो अगर ग्रेटर देन जीरो है दैट मीन्स फील्ड नॉर्मली अवे फ्रॉम द शीट है, और अगर लेस देन जीरो है तो इनटू द शीट है, ठीक है। एक और चीज़ आ जाती है कि अगर मान लो अगर हमें इंटेंसिटी अगर निकालनी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये थर्ड वाला पॉइंट, अब इसके रिगार्डिंग हम लोग तीन चीज़ें देखो देखने वाले हैं। हमने कहा कि सर अगर हमारा फील्ड अगर आउटसाइड द सेल हो, एक मिनट रुक जाओ, चलो देखो नेक्स्ट हम लोग जो टाइप ऑफ बात करते हैं, मतलब कि गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो देखो कहाँ है। अगर हम ये करें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की बात करें। अब इस शेल की भी तीन तीन कंडीशन है। देखो मान लो हमें फील्ड निकालना हो कहाँ, फील्ड आउटसाइड द सेल, मतलब मान लो हमने कहा सर कि हमारा एक स्फीयर था, इस स्फीयर के हमने आउटसाइड कहीं यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस चार्जेस को हम एक गॉसियन सरफेस बना करके क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो हमने ये क्या कर लिया, इस तरीके से हमने इसको कवर कर लिया है ना। ये जो ये आपको जो डैश डैश लाइन जो आपको नज़र आ रही है। अब देखो, तो आपको एक फॉर्मूला पता था क्या कि ऐसे समझ लो पॉइंट चार्ज का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट पूरा का पूरा हम थ्योरम नहीं जानते, है ना। हमें बस सिंपल सी इतनी बात याद रख लेनी है क्या, कि इस केस में देखो हमारा जो डी होगा, अब यहाँ पर डी एस की जगह हमने डी ए ले लिया है तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना हमारा जो डी ए होगा और जो ई होगा वो क्या होंगे, आर इन सेम डायरेक्शन में होंगे, है ना। देखो ई भी इस डायरेक्शन में है, और ये जो कर्व्ड सरफेस, देखो होता है क्या, जो भी कर्व्ड सरफेस होता है ना, तो कर्व्ड सरफेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक छोटे से जगह पर हम क्या उसकी डायरेक्शन देखते हैं, ये सरफेस तो ऐसे है ना, इसका डायरेक्शन सरफेस का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो ई ए है, सॉरी जो ई है और जो डी ए है, डी ए कहने का मतलब जो मतलब इसकी जो सरफेस का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर थीटा इज इक्वल टू देखो अगर जीरो होगा, तो इस केस में हमें जो ई मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर और स्मॉल आर का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमारा वो कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिनल रेडियस है पर्टिकुलर इस स्फीयर की, और आर जो है कि हमें सेंटर से किस पॉइंट तक कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा गया है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरी कंडीशन, अभी हमने क्या किया, फील्ड आउटसाइड द सेल के हमने बाहर रखा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर शेल होगा, स्पेलिंग सही कर लेना, मिस्टेक हो गया है, ध्यान रख लेना, सही होगा, ठीक है। शेल कर लेना यहाँ पर, ठीक है, SHELL कर लेना। देखो दूसरी कंडीशन क्या है कि व्हेन पॉइंट्स पी लाइज ऑन स्फेरिकल शेल, अगर हम पॉइंट्स पी को कहाँ लाइज करा दें, स्फेरिकल मतलब शेल पर ही लाइज करा दें, मतलब कि जैसे मान लो हमने कहा ये हमारी एक शेल है, हम इसी पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉइंट पी को लाइज करा दे रहे हैं। तो इस केस में अब हमारा जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, बोलो। तो बस कुछ नहीं, इसमें उठा करके आर की जगह आर रख दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, व्हेन पॉइंट्स पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अब पॉइंट पी को आपने कहाँ उठा करके रख दिया, इनसाइड, कहीं भी रख दिया इनसाइड। तो आपको पता है कि अगर शेल है तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, तो इनसाइड सेल क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर हुई बात। तो आई होप कि ये आपको जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आई। बहुत ज़्यादा कुछ हैवी चीज़ तो है नहीं, मैंने आपको बहुत ज़्यादा कुछ हैवी चीज़ सिंपल से मैंने आपको तरीके से समझाया है, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि इसके बाद है ना, या तो हम कंटिन्यू पहले चैप्टर अपलोड कर लें, आप मेरे को बताना कि सर या तो आप कंटिन्यू पहले चैप्टर अपलोड कर दीजिए, या फिर चैप्टर फिनिश करने के बाद हम लोग जस्ट अपने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पर आ जाए, मतलब हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं बताओगे तो मेरे को फिर जैसा लगेगा फिर हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलो, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, है ना। ठीक है, चलो बस करना कुछ नहीं है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एक बार, ठीक।
और कुछ नहीं। हाँ, और ये नोट्स जो है ना, ये आपको जो कलरफुल, ये आपको जो नोट्स दिख रहे हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। ये आपको जो कलरफुल जो नोट्स दिख रहे हैं ना, इतने अच्छे अच्छे प्यारे से, ये आपको मिल जाएंगे। बस एक काम आपको करना है क्या, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन मतलब में जो है वो लिंक वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर भी हम अब अवेलेबल हैं, आप मेरे को वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको वहाँ पर कंटिन्यू मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हाँ, ये इस तरीके से रिवीजन सही है, बहुत अच्छा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो पढ़ाई करते रहो।